फिजिक्स का जो है सो ये दूसरा वीडियो है, ठीक ना। जो वेक्टर चैप्टर हम लोग शुरू किए थे तो पहला वीडियो वेक्टर में हम लोग क्या किए कि जस्ट वेक्टर का डिफिनीशन दिए, क्योंकि क्या है कि आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो बनाना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी 11th क्लास में बहुत ज़्यादा बर्डन देना बच्चे को अच्छा नहीं है, ठीक ना। धीरे धीरे सीखेगा, तो उसमें जो है सो अभी हम लोग आधा घंटा 45 मिनट का ही वीडियो बना रहे हैं। अब है क्या कि अभी जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, उसमें एक था कि जो वेक्टर का जो हम लोग डिफिनीशन दिए थे, उस वेक्टर के डिफिनीशन में 3 चीज़ हम लोग बताए थे। एक तो था कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा उसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरा जो पैरेललोग्राम रूल होना चाहिए, रूल फॉर वेक्टर एडिशन होना चाहिए, ठीक है। माने एक नियम बना दिए थे जिसको कि वेक्टर को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर है, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं है। ये हम पूरा डिफाइन हम लोग कर चुके थे। अब मामला क्या है इसमें, मामला यह है कि अब वेक्टर रूल फॉर एडिशन जो था वो हम लोग किस तरह से कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं वेक्टर रूल फॉर एडिशन। वेक्टर रूल फॉर एडिशन, ठीक है। अब ये क्या रूल बनाया गया है, किस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि बने जो रूल बना वेक्टर के एडिशन का, ये कैसे और क्या है, हम इसके लिए बात करते हैं। तो हम लोग जो वेक्टर को ऐड करते हैं उसमें हम लोग 2 तरीका से ऐड करते हैं। 2 तरीका से क्या क्या ऐड करते हैं सो जरा सा देखो। एक तो ऐड करते हैं, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, माने ग्राफिकली हम ऐड करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या हम इसको ग्राफिकल मेथड बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दूसरा हो गया एनालिटिकल मेथड। तो अब है क्या कि ग्राफिकल मेथड प्लस एनालिटिकल मेथड कुछ इस तरह से जो हो रहा है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। जिससे अगर नाम डालना चाहो तो डाल दो A और ये है B, ठीक है। हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होगा और एनालिटिकल मेथड में कैसे कैसे हम लोग इसमें बात करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन में ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या है कि हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमने बताया था कि वेक्टर को हम लोग ऐसे एक रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ये हेड होता है, ये टेल होता है और ये बॉडी है। बॉडी का जो लेंथ होता है ये डिपेंड करता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड, माने उसका जो परिमाप है, वैल्यू क्या है वेक्टर का, वो कितना है। अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा लंबा होगा, छोटा माने कम होगा वैल्यू तो कम लंबा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो इसमें एडिशन का लिखते हैं फॉर एडिशन, जैसे मान लो फॉर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के लिए बात करें, जैसे सपोज करते हैं कि P कोई वेक्टर है, मान लो P है, इधर से जो है सो ये Q कोई वेक्टर है। तो P और Q को अगर जोड़ना है तो हम उसको क्या करेंगे कि ग्राफ पे इसको रख करके, मान लो कि कोई यूनिट है, 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, इस तरह से अगर कुछ जोड़ना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके माने स्केल पे टू द पॉइंट ले करके, और उसके बाद हम इसको यहाँ P लिख देंगे, यहाँ से उतने ही लेंथ में Q, ये एंगल दिया रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एंगल अगर सपोज करो दिया हुआ है, कोई थीटा है, 30 डिग्री 40 डिग्री, जो भी एंगल दिया हुआ है हम उसके लिए बात करेंगे। और इसके टेल और इसके हेड को मिला ये R हो जाएगा। तो हम अगर लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अगर ज्यादा वेक्टर हो, मान लो जैसे 4-5 वेक्टर हो, तो जैसे मान लो वेक्टर ये A है, इसी तरह से वेक्टर ये B होगा लेटस से, इसी तरह से ये वेक्टर C हो जाएगा, ये वेक्टर D हो जाएगा, ठीक ना। मान लो फिर वो वेक्टर हम कोई और बोल देते हैं, F वेक्टर बोल देते हैं मान लो। तब हम क्या करते हैं कि सब वेक्टर को इसके पहला के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे, एंगल वगैरह दिया रहता है, उसके एंगल से हम बना करके, मतलब हम लोग ये डॉटेड करके एंगल खींच देंगे। ये एंगल मान लो θ1 है, फिर यहाँ से डॉटेड करके हम इसको जो है सो एंगल खींच देंगे, जो भी एंगल रहेगा, ये मान लो θ2 है,
इसी तरह से फिर डॉटेड डॉटेड करके हम इसमें एंगल खींच देंगे, मान लो ये थीटा 3 है, लाइक दैट। माने इस तरह से हम लोग एंगल पे इसको ड्रॉ करेंगे और जितना लंबा है लेंथ है उस हिसाब से। अब जो पहला वेक्टर का टेल था और फाइनल का जो हेड था इसको हम मिला दें, ये हो गया r। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करके और फिर ये एंगल हम लोग यहाँ से मेजर कर लेंगे, कितना एंगल पे आया, ये थीटा निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ये r आ गया, इस r बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस एफ। माने ये ग्राफिकल मेथड से हम लोग इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। बाय द वे हम लोग आगे बात करते हैं बी में एनालिटिकल मेथड। तो बी में अगर हम लोग एनालिटिकल मेथड बात करेंगे तो जरा सा देखिए, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो एनालिटिकल मेथड में दो तरह का है। एक तो होता है फॉर टू वेक्टर्स, जरा हम इसको अलग से लिख देते हैं, फॉर टू वेक्टर्स, फॉर टू वेक्टर्स, और ये हो जाएगा मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स। इसको हम लोग लिखते हैं, चलो इसको लिखते हैं फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। इसको बी बोल देते हैं मान लो, और इसको हम लोग ए बोलते हैं। मतलब इसमें क्या है कि दो वेक्टर के लिए एक नियम अलग है जो कि एकदम कंसोलिडेटेड है, जो कि आराम से हम लोग उसको आराम से एक फार्मूला डाल करके दो वेक्टर्स के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन जब दो से ज्यादा वेक्टर के लिए अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो टू वेक्टर्स का मतलब ये हो गया, हम इसमें इसको बोलते हैं, ये ट्रायंगल रूल कहलाता है, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम रूल, ठीक है। और ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड। ये प्रोजेक्शन मेथड से, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, प्रोजेक्शन मेथड, ठीक है। कि अगर दो से अधिक हो, 3 4 5 10 20 जो भी हो, हम इसको प्रोजेक्शन मेथड से बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं ए में फॉर टू वेक्टर्स, मतलब ट्रायंगल या पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हम लिखते हैं ए में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम एक ही जैसा है। जैसे पहले हम फिगर से इसको दिखा दें। जैसे मान लो कि कोई वेक्टर, मान लो P है और ये कोई वेक्टर Q है, ठीक है। तो ये जो है सो एक ट्रायंगल टाइप से बना के, और ये जो है सो रिजल्टेंट दे देगा, ये R हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा, फिर हम लिखते हैं R बराबर P प्लस Q, है ना। कि ये अभी तो आपको ये ग्राफिकल ही लग रहा होगा कि ये ग्राफिकल ही है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफिकल नहीं है, इसको हम एनालिटिकल बात बाद में करेंगे। पैरेललोग्राम के लिए अगर बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में मान लेते हैं कि एक कोई वेक्टर P है, यहाँ कोई वेक्टर Q है, हम इसको मिला करके और एक डायगोनल इसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और ये मान लो बीच का एंगल थीटा है, हम यहाँ भी इसको थीटा बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये अल्फा बोल देते हैं रिजल्टेंट का, ये अल्फा है, ठीक है। ये चीज हो गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो फिर इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे, माने मोटा मोटी दोनों समझो एक के जैसा है। तो हम अगर ये इसके हेड पे देखो, इसके हेड पे इसका टेल है, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ करके रिजल्टेंट दे देगा। तो यहाँ पर भी हम लोग R बराबर लिखेंगे P प्लस Q, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये ट्रायंगल रूल हो गया, माने हम अगर लिखना चाहें इसमें तो ये ट्रायंगल रूल हो गया, ट्रायंगल रूल। और ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल लिखें या ये पैरेललोग्राम लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या कि हम इसको एनालिटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट
ये कहता क्या है और फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इफ टू वेक्टर्स नॉर्मली हम लोग फोर्स बोलते हैं, फोर्सेस, तो वेक्टर्स के लिए हम लोग इन जनरल बात कर रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट and if a parallelogram is completed, the diagonal of the parallelogram gives the resultant of these two vectors, resultant of these two vectors। ये पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है। कहता है, ठीक ना, हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि दो वेक्टर किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, मान लो P है और ये Q है, किसी एंगल थीटा पे दो वेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको बढ़ा करके एक पैरेललोग्राम यदि बना दिया जाए तो जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट देगा, यही बता रहा है। मतलब दैट इज हम लिखते हैं ये R बराबर हो जाएगा दिस P प्लस Q। अब एक चीज क्लियर है, कहने की इसमें जरूरत नहीं है कि दो वेक्टर को अगर जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा, और अगर रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। क्योंकि वेक्टर आ गया तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये अंडरस्टूड है कि पैरेललोग्राम रूल फॉलो करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए हमको, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ R, जो रिजल्टेंट आया तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ R। R का मतलब जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग P लिखते हैं, यहाँ पे Q लिखेंगे दूसरा वेक्टर, हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा R, ये बीच का एंगल है थीटा, इसको यूं हम अगर बढ़ा देंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल, आपको याद हो, ठीक ना। अगर नाम देना चाहें तो हम दे देते हैं O, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। हमको बेसिकली क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड में OC चाहिए, माने ये जो R है ये OC के बराबर है, तो हमको OC चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर ये Q है तो ये भी Q हो जाए, तो हम अगर निकालना चाहें यहाँ पे इन ट्रायंगल लिखते हैं, इन ट्रायंगल पहले इधर लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो साइन थीटा अगर लिखेंगे साइन थीटा तो स्वाभाविक है कि ये हो जाएगा A साइन थीटा हो जाएगा तो BC, अब भाई आ जाएगा AC, इसका मतलब आ जाएगा BC अब बाई Q, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस BC बराबर आ जाएगा Q साइन थीटा। इसी तरह से और अगर हम cos थीटा लिखना चाहें तो लिखेंगे cos थीटा, तो दिस cos थीटा बराबर हो जाएगा AB बाई AC, इसका मतलब AB बराबर लिखेंगे दिस इज Q cos थीटा, क्योंकि AC जो है यहाँ दिखाई दे रहा है कि A से C तक जो है, ये A से C तक ये जो है सो Q के बराबर है वैल्यू में, वेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, पैरेलल वेक्टर हम वेक्टर भी डाल सकते हैं इस पे, लेकिन ये वैल्यू में बराबर है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। अब हमको चाहिए क्या, हमको R का वैल्यू चाहिए, लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल, अगर हम लिखेंगे
बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ठीक है। तो लिखेंगे ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। ओ बी के जगह पे हम लिखते हैं ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाए कि ओ ए जो देखो ये पी है और ए बी जो है सो क्यू कॉस थीटा है, तो इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब साफ है कि ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। हम ऐसे लिख सकते हैं, या लिखने का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आर का मॉड ऐसे लिखेंगे और इसका स्क्वायर, ये अगर हम तोड़ेंगे इसको, ठीक ना, तो ये आ जाएगा। अभी फिलहाल स्क्वायर में हम लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, माने ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि अगर हम आर वेक्टर के लिए बात करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कहोगे ये कैसे आ गया? तो सिंपल है, जब देखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इस दोनों में, ठीक है। तो जब क्यू स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्लियर है कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बच्चा में पढ़े होंगे क्लास 10th में, ठीक है ना, कि ये 1 होता है। तो इसका मतलब ये इधर से क्यू स्क्वायर आ गया, इधर से पी स्क्वायर है, ये 2pq cos थीटा आ गया, 2pq cos थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट जो हो गया, हम लिखते हैं सो फाइनली the magnitude of resultant R is given by तो ये हो जाएगा R मॉड का ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, नो प्रॉब्लम। अब है क्योंकि आर वेक्टर है इसलिए हमको डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे फॉर डायरेक्शन ऑफ आर। अगर हम आर के डायरेक्शन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे यहाँ से लेट अल्फा बराबर लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड आर मान लेते हैं। मतलब हम एक बार फिर से यहाँ फिगर बना के दिखाना चाहते हैं, ये वेक्टर पी हो गया, ये वेक्टर क्यू हो गया। अगर ऐसे हम मिलकर बना दें इसको, ये वेक्टर आर हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा है और यहाँ से कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर हम ड्रॉप किए थे, दिस एंगल इज अगेन थीटा, और ये अल्फा मान लेते हैं। तो हम लिखना ना, अगर नाम दे दें इसको तो ओ ए बी सी डी, ठीक है। नाम दे तब लिखेंगे ओ बी सी, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम अगर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो tan अल्फा अगर लिखेंगे दिस tan अल्फा बराबर, तो ये आ जाए कितना BC बाय OB, और BC का मतलब हो जाएगा Q sin थीटा, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हो जाएगा P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्शन मिल गया, मतलब मैग्नीट्यूड जिससे अल्फा एंगल इससे है, ठीक है। इसी में हम लोग इसको उलट भी सकते हैं, अगर बीटा एंगल के लिए हम लोग बात करना चाहें तो हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं। तो लिखेंगे सो फाइनली जो आ गया कि रिजल्टेंट, सो फाइनली इफ वी राइट, अगर हम कहीं पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इफ वी राइट आर बराबर हो जाएगा दिस पी प्लस क्यू, अगर ऐसा लिख दिया देन तो आर बराबर हो जाएगा आर का मॉड, ये आ जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेयर थीटा क्या है
थीटा बराबर हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q, वेक्टर P और Q के बीच में, ठीक। और डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे tan अल्फा, तो आ जाएगा Q sin थीटा बाय आ जाएगा P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड R, मतलब रिजल्टेंट के बीच का। इसी में हम थोड़ा सा उलट के लिख दें, ऑल्सो करके हम लिख देते हैं, और tan बीटा अगर कह दें तो ये आ जाएगा P sin थीटा बाई Q प्लस P cos थीटा। ये कैसे आ गया, जहां पे बीटा बराबर लिखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर Q एंड R, ठीक है। वेक्टर Q एंड R मतलब उलट गया ये चीज, ठीक है। फोटो से अगर दिखाना चाहें तो इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। हम एक बार फिगर से दिखा देना चाहते हैं। यहाँ देखो ये P है, ये हो जाएगा Q, इसको पैरेललोग्राम बना दो, ये हो गया R, ठीक है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, और ये पूरा का पूरा थीटा है जो हम ऑलरेडी मान चुके हैं, ठीक है। तो मतलब इस फिगर से क्लियर है कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है और थीटा क्या है। क्लियर है कि अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। अगर इसी में जैसे अगर हम मान लो कि जब पी क्यू माने तब ना, अगर हम लिख दें ऑल्सो, इफ वी राइट सी बराबर वेक्टर, मान लो कि कोई किताब में सी और ए और बी लिखा हुआ है, देन ठीक है सी का जो मॉड हो जाएगा ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। tan अल्फा फिर हम इसमें लिखेंगे तो ये आ जाएगा b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा, या tan बीटा हम बोल दें, फिगर से दिखा देते हैं क्या है, तो a sin थीटा बाई बी प्लस a cos थीटा। मतलब अगर इसमें हम लोग इसको यूं दिखा दें, ये हो गया वेक्टर a, ये वेक्टर b हो जाएगा, और कुछ इस तरह से हम लोग अगर पैरेललोग्राम बना दें, ये वेक्टर c आ जाएगा, ये हो गया अगेन अल्फा, ये बीटा और ये थीटा, ठीक ना। तो चाहे तो p और q में देखो, चाहे a और b में देखो, वो द सेम मीनिंग, कोई इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम अगले क्लास में, माने जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में जो है सो हम इसमें स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल केसेस देखने का मतलब ये हो गया कि ये किस किस कंडीशन में कैसा इसका फॉर्मेट बनता है, ठीक ना, वो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर का जोड़ना हो तो, घटाना होगा तो फिर अलग बात करेंगे, माने अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा तो फिर हम अलग से बात करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ऐसे लिखेंगे आगे हेडिंग, तो उसमें बात करेंगे। फिलहाल जो है हम लोग ये बात करते हैं, किए हैं अभी, कि एडिशन का कैसे करना है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब इसमें हम लोग जो बात कर रहे थे, सो पिछला वीडियो में हम लोगों ने ये किया था कि स्पेशल केसेस का डिस्कस किया था। स्पेशल माने जो वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग निकाल रहे थे, तो रिजल्टेंट दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा, कहने की जरूरत नहीं है, और वो जो वेक्टर होगा इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम लोगों ने दूसरा वीडियो में निकाला था, वो वीडियो का लिंक दिया रहेगा, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में आप अपना देख लेना। और दूसरा ये है कि अभी जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं इस वीडियो में, इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करना चाह रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर किस तरह का बने, इससे तो बहुत तरह का वेक्टर्स होता है, हम इससे सारा टाइप लिख देते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम लोग डिस्कस इसमें जो हमको अभी इंटरेस्ट का है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है।
टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो होता है ये हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। दूसरा हो गया यूनिट वेक्टर। तीसरा हो गया लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक। चौथा हो गया पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। पांचवा हो गया कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर एंड कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर। ठीक है। छठा हो गया इक्वल एंड इक्विवेलेंट वेक्टर, इक्वल एंड इक्विवेलेंट वेक्टर। इक्विवेलेंट वेक्टर। सातवां हो गया एक्सियल एंड रेडियल वेक्टर, एक्सियल एंड रेडियल वेक्टर। आठवां हो गया इसमें और क्या क्या बच गया वेक्टर? यूनिट वेक्टर हो ही गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ETC मतलब और भी अगर आएगा हम लोग लिख देंगे ETC। अब है क्या कि हम लोग जो एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन में हम लोग करते हैं पहले एक्सप्लेनेशन। पहला में लिखते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब इसमें एक चीज लेकिन आप बताओगे, पूछोगे कि भाई जब हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे थे तो रिजल्टेंट में हम लोग पहला वीडियो या दूसरा वीडियो में हम बताए थे कि जो हम लोग पैरेललोग्राम रूल लिख रहे थे, ठीक ना, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में हम दो चीज लिखे थे उसमें। एक तो था कि दो वेक्टर्स के लिए यूज करेंगे और था कि मोर देन टू वेक्टर्स। तो मोर देन टू वेक्टर्स अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे बात करेंगे जब हम प्रोजेक्शन वगैरह बात करेंगे। प्रोजेक्शन मेथड हम बताए थे उसमें, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन जब बात करेंगे तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब हम आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल जो अभी उस प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले जो जिस चीज की जरूरत है हम उसके लिए बात करते हैं। ठीक है। तो हम पहले पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया कि ये लोकेशन है किसी भी वेक्टर का, किसी भी 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, मतलब प्लेन में या स्पेस में, ये किसी भी वेक्टर का लोकेशन होता है। तो हम लिखेंगे कि इट इज द लोकेशन, इट इज द लोकेशन, इट इज द लोकेशन ऑफ एनी वेक्टर, एनी वेक्टर इन ए प्लेन। प्लेन को हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं, और इन द स्पेस, और इन द स्पेस इसको हम लोग 3 डायमेंशन बोलते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सर्टेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, और फिर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के लिए हम लोग बात किए हैं। मतलब अगर हम इसको फिगर से दिखाना चाहें तो हम लोग ये बोलते हैं, ये x हो गया, ये y मान लेते हैं, ओरिजिन हो गया, और ये जो होगा सो पॉइंट P है, इसका
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। और अगर हम 3D के लिए बात करना चाहें तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये जो जेड एक्सिस होता है बेसिकली इस पर परपेंडिकुलर होता है, इसी जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर लाइन तो हम यहाँ ड्रॉ कर नहीं सकते, तो हम इसलिए इसको दिखाते हैं कुछ इस तरह से, ये जेड एक्सिस, मतलब ये ओरिजिन हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये P हो जाएगा, ये x, y, z हो जाएगा। हम इसको थोड़ा ठीक से लिख दें अगर, कुछ ऐसा और यहाँ से मिला दिए, मतलब ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। ये हो जाएगा 3D या स्पेस बोलते हैं, ये हो गया 2D। अब है कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो जो ओरिजिन हम मानते हैं, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एग्जॉस्टिव हो जाएगा वो, तो इसलिए हम अभी बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे का मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लो, स्टैंडर्ड बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे सपोज करो कि पहले जिस समय मेजरमेंट नहीं होता था, माने मीटर, किलोमीटर, ये सब का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस समय भी लोग मेजरमेंट किसी न किसी तरीका से करता था। कैसे करता था? चाहे तो हाथ से, मतलब अगर कोई बेंच छोटा सा चीज नापना है तो हाथ से नापेगा, या डे स्टेप्स जिसको बोलते हैं उससे नापेगा। लेकिन क्या है कि उसमें दिक्कत ये थी कि अलग अलग आदमी का स्टेप्स अलग अलग होगा, अलग अलग आदमी का हाथ अलग होगा, तो उसमें मेजरमेंट अलग अलग होगा। जैसे 52 अवतार में लोग बोलते हैं कि भगवान जो है सो आकर के 52 अवतार, छोटा सा अवतार लिया, 3 डेग में पूरा तीनों जो है सो मतलब आकाश पाताल सब नाप दिए। तो ऑब्वियस है कि कहने का सेंस ये है कि उस समय जो हमारा सिचुएशन था तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मेजरमेंट का स्टाइल था। उसी को हम क्या किए कि स्टैंडर्ड बनाए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बना करके, जैसे आज के डेट में अगर 1 मीटर कपड़ा चाहे आप कहीं भी खरीदो वर्ल्ड में, तो जितना लेंथ होगा वो पूरे जगह सेम होगा। 1 किलोग्राम, थोड़ा अगर जी का वेरिएशन पने हम निगलेक्ट कर दें, तो 1 किलोग्राम चाहे कहीं भी हम लोग वेट करें, ठीक है ना, तो सेम वैल्यू होगा, उतना सेम मास आएगा। अगर जी का थोड़ा सा वेरिएशन हम लोग नेगलेक्ट करें, माने कहने का सेंस ये है कि स्टैंडर्ड होना जरूरी था, तो इसलिए हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। अब यहाँ पर क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम नॉर्मली ऑरिजिन को मानते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म है, एक बार फिर हम लोग बात कर दे, प्लेन और 2 डायमेंशन, इसको 2D बोलते हैं, प्लेन और 2 डायमेंशन। मतलब ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र, द रीजन सराउंडेड बाय 2 एक्सेस, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस बोलते हैं, 2 एक्सेस, इज नोन एज 2 डायमेंशन। इसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम ये इसको हम पहले भी दिखा चुके हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट P हो गया, और ये x, y हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज x, दिस इज y। देखो ये जो एरिया है ये 2 एक्सिस से घिरा हुआ है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये पता होगा, ये x है, ये y है, ये x डैश होगा और ये y डैश होगा। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन है, इसमें 2 एक्सिस से घिरा हुआ, जिसमें ये पता है कि ये x पॉजिटिव होगा, ये y पॉजिटिव हो जाएगा, ये x नेगेटिव हो जाएगा, इसमें x डैश है और y पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग x नेगेटिव करेंगे, y नेगेटिव आ जाएगा, और इसमें x पॉजिटिव और y जो है सो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि 2 डायमेंशन में हम लोग अगर बात करेंगे तो कुछ इस तरह से जो 2 एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसको हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट वगैरह के टर्म में हम लोग फिर मान लो जैसे x है, y है, अगर कोई डाटा दे दे, माने 3 है, 4 है, तो स्वाभाविक है कहीं पे 3 रहेगा तो इसका मतलब पहला पोजीशन पर x लिखेंगे, दूसरा पोजीशन पे y लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस और 3 डायमेंशन, ये डायमेंशन लिखते हैं, 3D लिख रहे हैं। ठीक है, द रीजन सराउंडेड बाय
थ्री एक्सिस ए एक्सिस, ठीक है, इज नोन एज 3D। इसमें हम लोग 3 एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र होगा। अब 3 एक्सिस कौन कौन होगा? तो सिंपल है, पहला तो ये लाइन माने x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। ये z जो है सो एक्चुअली इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए बाहर की तरफ, ठीक है, लेकिन चूंकि इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए हम लोग बॉडी में ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट P अगर हम लोग लिखना चाहें, ये कॉमा इसका कोऑर्डिनेट जो होगा सो x y z, ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। अगर इसमें हम लोग प्लेन की बात करें तो एक बार फिर हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा देखो कि क्या क्या किस तरह से, ये x है, ये y है, ये z है, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई से घिरा हुआ है, ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड से घिरा हुआ एरिया है, और ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन, वाई जेड से घिरा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो है सो बहुत सारा माने इसके उल्टा भी होगा, जैसे ये जो x है तो इधर उसके उल्टा x डैश हो जाएगा, ये y है इसके नीचे y डैश हो जाएगा, ये z इधर बाहर निकला हुआ है तो भीतर की तरफ z डैश चला जाएगा। तो उसी तरह से फिर और भी प्लेन इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें एक्स वाई प्लेन है कि माने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा, z जीरो होगा एक्स वाई प्लेन में, माने दिस z विल बी जीरो, ठीक है। ये y z प्लेन है, इसका ना x विल बी जीरो, जो नहीं है ये xz प्लेन है, इसका मतलब y विल बी जीरो। मतलब कहने का सेंस है कि y का कोई वैल्यू इसमें नहीं होगा, तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करना चाहें, मान लो इसी 2D और 3D का हमारे पास जो है सो पोलर फॉर्म भी है। तो पोलर फॉर्म के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पोलर फॉर्म के लिए बात करते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ 2D, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ 2D। इन दिस केस हम लोग लिखते हैं, इन दिस केस द कोऑर्डिनेट इज रिटन एज, द कोऑर्डिनेट इज रिटन एज, इन दिस केस द कोऑर्डिनेट is written in form of r theta, मतलब एक जो हो गया सो लीनियर मेजरमेंट है r, इसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर मेजरमेंट, और एक जो है सो ये एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। मतलब अगर हम इसको ग्राफ से लिखना चाहें, माने ग्राफ से दिखाना चाहें, तो ये मामला जो हो जाएगा, ये x हो गया, ये मान लो y हो जाएगा, ये हो गया 0, ये हो गया p, इसको हम लोग x, y, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था एक्चुअली, और ये x हो गया, ये y, ठीक है, और ये थीटा होगा इधर से, ये r हो गया, इसी चीज को r थीटा बोलते हैं। मतलब ये कि ओरिजिन से अगर P पॉइंट तक जाना हो तो ऐसे चलने का नियम हमें बताते हैं। चलने के नियम में क्या है कि यहाँ से आप x चलो और यहाँ से y डिस्टेंस चलो, फिर P पॉइंट पर पहुंच जाओगे। अगर नहीं तो दूसरा तरीका ये है, फॉर द सेम पॉइंट P वी हैव अनदर वे टू रीच देयर। वो क्या है कि हम थीटा एंगल पर घूम जाएंगे और r डिस्टेंस यहाँ से चलेंगे तो फिर हम लोग पहुंच जाएंगे उसी पॉइंट पर। मतलब साफ है कि ये जो है वह सो हमारा रेक्टेंगुलर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर बोलते हैं। और ये जो हो गया सो पोलर फॉर्म हो गया, इसमें एक एंगल और एक जो है सो लीनियर मेजरमेंट है। तो अब है क्या कि इस दोनों का कन्वर्जन कैसे होगा, माने पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे होगा, रेक्टेंगुलर से पोलर कैसे होगा, हम लिखते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है।
तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर नाम दे दें हम, इसका नाम Q दे दें यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल OQP, ठीक है। तो cos थीटा लिखेंगे तो ये हम लोग लिख सकते हैं x/r, sin थीटा अगर लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं y/r। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो x बराबर हो जाएगा r cos थीटा, और यहाँ से लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये कि r और थीटा अगर पता हो तो हमें x और y मिल जाएगा, या इसको हम दूसरे तरीका से बोलते हैं, लिखते हैं ऑल्सो अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लिखते हैं x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, ठीक है। ये फाइनली हो गया। अगेन थोड़ा सा और चीज करते हैं, हम इसको स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज r रूट अंडर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो हम लिखते हैं यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा लिखेंगे बराबर हो जाएगा y/x। इसका मतलब हम दो चीज इसमें देखना चाहते हैं। क्या देखना चाह रहे हैं कि अगर r थीटा पता हो, देखो पहला में क्या है कि r थीटा हमको पता है तो xy मिल जाएगा, मतलब पोलर पता है तो ये हमारा जो है सो रेक्टेंगुलर मिल जाएगा। मतलब ये है कि ये हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पोलर टू रेक्टेंगुलर, ये हमारा कन्वर्सन है। यहाँ पर क्या है कि अगर xy पता है माने रेक्टेंगुलर पता है तो हम यहाँ से r और थीटा निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है रेक्टेंगुलर टू पोलर। अब इसी पर मान लो कि एक दो छोटा सा एग्जांपल हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा किस तरह से है। मतलब कहने का ये सेंस हो गया, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, लेट अस से ये एग्जांपल हम वन मानते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें ए में हम लिखते हैं 3√3, बी में लिखते हैं -3√3, अरे इंटरेस्टिंग है। सी में लिखते हैं -3√3, और डी में लिखते हैं दिस 3 -3√3, ठीक है। 4 हम इसमें बनाते हैं और 4 का एग्जांपल हम देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा इसमें कहने की जरूरत नहीं है। इसको अगर सॉल्व करें और हम इसका अगर सॉल्यूशन लिखें तो कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें लीनियर मेजरमेंट दोनों है। इसका मतलब सिंपल है कि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिया हुआ है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें आप जरा सा देखो, ए में हम लिखते हैं तो ए में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3√3, मतलब ये कि x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 3√3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये पहला x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे देखो फोटो से दिखाना चाहेंगे x डैश, ये y डैश, तो ये यहाँ पे इस तरह से 3 और 3√3 आएगा। हमको चाहिए क्या भाई, r चाहिए और थीटा चाहिए, ठीक है। r और थीटा चाहिए तो हम लिखेंगे नाउ r के लिए हम लोग क्या निकालें अभी, r बराबर आ गया √x² प्लस y², ठीक है। तो ये 3 3 9 और ये 27 माने 36, मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर tan थीटा हम निकालेंगे तो tan थीटा के लिए y/x आ गया था। इसका मतलब ये आ जाएगा y/x का 3√3 अब by 3, तो ये तो गया। इसका थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब हम इसी कोऑर्डिनेट को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 6 और 60 डिग्री, या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 और कॉमा π/3। पाई 180 डिग्री होता है, मालूम होगा,
तो मतलब कहने का ये है कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर में दिया हुआ है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर और थीटा निकाल रहे हैं। अगर मान लो हम बी के लिए बात करना चाहें, मान लो बी है, ये है -3, ये 3√3। कहने की जरूरत नहीं है कि x बराबर -3 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 3√3। अब ऐसे अगर देखोगे तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो देखो गौर से, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, x निगेटिव और y सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो हम अगर इसको अगर यूं दिखाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, दिस इज -3 और 3√3। ये थीटा हम लोग मानते हैं, जबकि आंसर इधर से हमको मेजरमेंट, एंगल जो मेजरमेंट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो अगर चाहो तो हम इसको अगर थीटा, बाय द वे थीटा इसको बोलते हैं, अगर हम थीटा थीटा अगर हम इसको बोल दें तो इसको हम अल्फा मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको हटा के अल्फा बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे, मान लो अल्फा है तो इसमें हम आर, और ये आर है तो आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √अंडर कितना, x² + y², एंड दिस इज अगेन 6 आ जाएगा, भाग कर दोगे तो आ जाएगा। अब tan थीटा में जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, tan अल्फा लिखते हैं यहाँ पे y/x का मॉड, एंड दिस इज अगेन √3। मॉड माने पॉजिटिव लेंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ 60 डिग्री। तो ये अगर 60 होता है तो थीटा ये 120 डिग्री हो जाएगा। तो जब आंसर हम इसमें लिखने लगेंगे, माने ये अगर हम इसको ऐसे लिखें तो लिखेंगे 6 और 120 डिग्री, या हम लिखेंगे 6 और 120 का हो जाएगा कितना, 2π/3। या देख लो कितना हो गया, 2π/3 = 180 × 360, 120 डिग्री। माने हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मान लो सी बनाना चाहें, डी बनाना चाहें, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, देखो हम सी के लिए बात करते हैं। तो सी में जो है सो गिवन दिया हुआ है -3 -3√3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -3, y बराबर हो जाएगा -3√3। मतलब साफ है कि x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव। तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब हम लिखेंगे तो -3 ठीक है। ये एंगल हमारा आएगा थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हो जाएगा अल्फा। अगर हम लोग इस तरह से बात करें, ये आर है तो हम लिखेंगे, सो नाउ अगर हम लिखते हैं नाउ आर बराबर, तो फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा x² + y², एंड दिस इज हो जाएगा फिर 6। माइनस का भी अगर मान लो कि स्क्वायर करेंगे तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल है, इतना रिजल्ट आएगा। tan अल्फा अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा y/x का मॉड, इसका -3√3 -3 आप मॉड लिखेंगे तो दिस इज √3 एंड अल्फा बराबर 60। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा 60 हो गया यहाँ से, मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये 180 अब प्लस 60, तो ये 240 डिग्री। मतलब हम इसको अगर लिखना चाहें और करके, ये 6 लिखेंगे और 240 डिग्री, या पाई में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 6 और 240 से कितना हो जाएगा, 4π/3, 4π/3 चेक कर लो। और 4π/3 मतलब कितना हो गया, पाई 180 तो 6 × 24, ठीक है। मतलब इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डी पॉइंट सॉल्व करना चाहें, डी जो पॉइंट है यहाँ देखो गौर से, यह है 3 -3√3, ठीक है। इससे कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो है सो x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पड़ेगा तो हम ऐसे निकालते हैं इसको, ये आ जाएगा 3 -3√3। ये एंगल हम लोग अल्फा मानते हैं, बट यहाँ से जो एंगल आएगा हमारा थीटा, ये आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग निकालेंगे। तो अब अगर मान लो कि हम यहाँ से बात करेंगे तो ये x का वैल्यू आ जाएगा 3
और y का वैल्यू अगर लिखेंगे, y का वैल्यू अगर लिखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज -3√3। इसका r बराबर लिखेंगे √x² प्लस y² एंड दिस इज अगेन 6। tan अल्फा अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा y/x का मॉड एंड दिस इज 3√3 -3। तो स्वाभाविक है मॉड है तो खत्म हो जाता है, अल्फा बराबर 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में, ये आ जाएगा 6 और ये इधर से 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ये 60 डिग्री घटा तो ये दिस इज 60, तो 360 में अगर 60 घटा होगा तो ये 300 डिग्री। या रेडियन में लिखना चाहोगे तो 6 और ये आ जाएगा कितना 5/π/3। कुछ ऐसा क्या, चेक कर लो। जैसे ये 180 आ जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, 6×5 = 300 डिग्री आ जाएगा। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि और ये वेक्टर में बहुत ही यूजफुल होगा। हालांकि लगता तो है ये कि मैथमेटिक्स का चीज़ है, मैथ वाले पढ़ाएंगे भी, लेकिन बायोलॉजी वाला कहाँ जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि इस चीज़ को समझो कि किसमें x कब पॉजिटिव है, y कब पॉजिटिव है, x कब निगेटिव है, y कब निगेटिव है। जैसे इसी सवाल को हम दूसरे तरीका से जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो हम ये बताएंगे कि सवाल कैसे बनेगा। इसलिए हम 4 एग्जाम्पल अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने देखा ही है, ठीक है ना, कि हम लोग जो है सो मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है, पोजीशन वेक्टर का किस तरह से हम लोग करेंगे। इसमें जो है सो 3 डायमेंशन में भी एंगुलर फॉर्म होता है जिसको हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अगला वीडियो में, ऐसे बहुत ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगले वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे इसमें, जैसे यूनिट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बहुत सारा वेक्टर है, तो उसमें और किस तरह से हम लोग आगे बात करते हैं फिर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू। आपको लगता है कि ये सब समझ में आएगा। अगर बाय दिए कोई दिक्कत हो तो आई एम अवेलेबल, हम आप कमेंट से लिख सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, जैसे भी। ठीक है, हाँ, उसमें हम जवाब रिप्लाई करेंगे, समझाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऑनलाइन भी आकर समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।